हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ दल बदल विरोधी अधिनियम। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बार बार दल को बदलता है तो उन पर रोकथाम लगाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दल बदल विरोधी अधिनियम 1985। क्या है कि पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि होता क्या है दल बदल विरोधी अधिनियम। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ दल बदल की, कि जब कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लिया, उस पे चुनाव लड़े, चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होना क्या कहलाता है, दल बदल। अगर साधारण शब्दों में हम बात करें तो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल होना दल बदल कहलाता है। ठीक है, तो क्या है कि जब तक कांग्रेस का समय था तो बहुमत से सरकार आती थी सत्ता में, और ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति होती नहीं थी कि दल बदलने पड़े। लेकिन जैसे जैसे गठबंधन की सरकार आने लगी, जैसे जैसे गठबंधन का दौर आया, तो क्या है कि जो ये सांसद हैं और विधायक हैं उनमें खरीद फरोख्त का मामला चलने लगा। यहाँ पर किसी पार्टी से जो है देख लेते व्यक्ति कि चुनाव चिन्ह लिया, चुनाव जीते, और फिर दूसरी पार्टी ज़्यादा पैसे दे रही है तो उन्होंने क्या किया, अपना दल बदल लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, इस दल बदल को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे दल बदल कानून कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य था, इसका ये उद्देश्य था कि दल बदलने वाले जो विधायक हैं और जो सांसद हैं उन्हें हतोत्साहित यानी उनको निराश कर दिया जाए और क्या किया जाए, सरकारों में स्थिरता लाना था। क्या होता है कि दल बदल से एक गठबंधन की सरकार बनी, कुछ विधायकों और सांसदों को दूसरी पार्टी ने ज़्यादा पैसा दिया, खरीद लिया, तो वो क्या करेंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। इससे जो सरकार बनी उसका गठबंधन टूट जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो सरकारों में स्थिरता लाने के लिए क्या किया गया, दल बदल कानून पारित किया गया। ठीक है, अब जो दल बदल का जो मुद्दा है वो कहाँ से आया, कैसे ये प्रचलित हुआ, तो देखिए 1967 में हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। उसने क्या किया, 15 दिन के भीतर ही 3 बार जो है अपना दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्य धारा से जोड़ दिया। उसने जो है 15 दिन के अंदर 3 बार अपने दल को बदला। इससे जो ये चीज़ सबके सामने आई और ये मुद्दा जो है राजनीति में एक मेन मुद्दा बना और इसके ऊपर एक अधिनियम पारित करने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए जो है 1960 और 70 के दशक में आया राम गया राम काफ़ी प्रचलित मुहावरा हुआ। ये हरियाणा से ही उत्पन्न हुआ, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इन सदस्यों का जो दल बदल रोकने के लिए 1985 एवं 2003 में संविधान में संशोधन कर दल बदल कानून बनाया गया। तो आइए अब समझते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम क्या है। देखिए, ये अनुसूची 10 में दी गई है। 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है ये लागू किया गया था। कब आया था ये, 1985 में। ठीक है, तब किसकी सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, अब देखिए ये लागू किन पर होता है। तो देखिए, सदन के सदस्य हैं 3, दल के सदस्य मतलब जो राजनीतिक दल हैं उनके जो निर्वाचित सांसद और विधायक हैं वो, ये उन पर लागू होता है। दूसरा जो निर्दलीय हैं वो, और तीसरा जो है मनोनीत जो सांसद हैं वो, ये 3 प्रकार के सदस्यों पर लागू होता है। ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं जिनमें निर्वाचित सांसद और विधायक आते हैं उन पर किन किन परिस्थितियों में जो है ये दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होता है। सबसे पहला जो है वो है अगर किसी ने विहिप क्या होता है, दल का निर्देश को नहीं माना तो उस पर यह लागू होता है। देखिए क्या होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है इलेक्शन में। ठीक है, और वो सबको, जितने भी उस दल के सदस्य हैं उनके लिए एक विहिप जारी करते हैं कि हमें किसको समर्थन देना है, इस व्यक्ति को समर्थन देना है जिसको खड़ा करते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई उसको समर्थन ना देके किसी दूसरी पार्टी के सदस्य को देते हैं तो यहाँ पे क्या लागू होता है, उस व्यक्ति के विरोध में दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होता है। दूसरा क्या है,
पार्टी विरोधी गतिविधियां, ठीक है। कई बार क्या करते हैं कि पार्टी के ही सदस्य, ठीक है, वो पार्टी विरोधी गतिविधियां करते हैं। अब कुछ सदस्यों का कहना है कि पार्टी जो विरोधी गतिविधियां हैं वो अगर सदन से बाहर की जाए तो उनका कोई महत्व नहीं बनता, ठीक है। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि सदन के अंदर होने से जो है ये नियम लागू होता है या बाहर होने से नियम लागू होता है। लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल अगर व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होता है। तीसरा क्या है कि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से दल की सदस्यता का परित्याग कर दे तो भी उस पर दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से स्वैच्छिक रूप से छोड़ता है तभी तो दूसरे दल में शामिल होता है, तो उस पर यह नियम लागू होता है। दूसरा क्या है कि जो निर्दलीय सदस्य हैं, ठीक है, वो मंत्री बन सकते हैं लेकिन किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकते। अगर वो किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उनके ऊपर भी दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होता है। तीसरा है मनोनीत, ठीक है। मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने के अंदर सदस्यता ले लेते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होता, लेकिन 6 महीने के बाद क्या होता है, ये लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो वो माना जाता है कि उसी पार्टी के सदस्य ये रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने बाद वो बदलते हैं तो ये माना जाता है कि वो दल बदल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अधिनियम जो है दल बदल विरोधी अधिनियम 6 महीने के बाद उन पर लागू हो जाता है। देखिए अब पढ़ लेते हैं अपवाद कि किन किन पर जो है दल बदल विरोधी अधिनियम पारित नहीं होता, लागू नहीं होता। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लागू नहीं होता क्योंकि इनको जो है इन चीज़ों से ऊपर माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, विलय, ठीक है। विलय क्या होता है कि अगर किसी दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में मिल जाते हैं या पार्टी बना लेते हैं तो उन पर भी जो है दल बदल विरोधी अधिनियम पारित नहीं होता। क्योंकि क्या है कि जहां एक व्यक्ति एक दल को छोड़ के दूसरे में जाता है तो उसके ऊपर ये नियम लागू होता है, लेकिन अगर 2/3 सदस्य जाते हैं तो उन पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। अगला क्या है, निष्कासित। अगर कोई दल किसी को निष्कासित कर दे तो भी ये जो है दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि पार्टी ने स्वयं ही उस सदस्य को निष्कासित किया है। अगला है जो राज्यसभा के सभापति हैं और उपसभापति हैं उन पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होता। अब देखिए दल बदल का जो निर्णय है वो कौन लेता है, तो लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो निर्णय लेता है कि इस व्यक्ति पर दल बदल का जो अधिनियम है वो लागू होता है या नहीं होता है, और राज्यसभा में जो है राज्यसभा के सभापति लेते हैं निर्णय कि इस व्यक्ति पर दल बदल विरोधी अधिनियम लागू होता है या नहीं होता। अगला क्या है कि याचिका कौन लगा सकता है, तो एक तो जो है संसद के सदस्य है, जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपने में से किसी व्यक्ति पर जो है ऐसी याचिका लगा सकते हैं, ठीक है। और आम जनता जो है वो भी जो है लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों में से किसी पर ये याचिका लगा सकती है। अब आती है प्रक्रिया। मान लो किसी ने ये याचिका लगा दी तो फिर आगे क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, जब किसी सांसद के खिलाफ याचिका लगती है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे विशेष अधिकार समिति, जो कि कितने सदस्यों की है, 15 सदस्यों की, उसके पास जांच के लिए सौंप देता है, ठीक है। अब ये जो विशेष अधिकार समिति है क्या करती है, अपनी जांच के बाद लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश भेजेगी क्या कि भाई ये व्यक्ति जो है इसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सही है या नहीं है, वो अपनी सिफारिश भेजेगी। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या है कि जो दोषी पाए जाने पर, जो अगर वो सांसद दोषी पाता है तो उस पर दोषी पाए जाने पर क्या करता है, सूचना जारी करती है और उसी समय से उस व्यक्ति का पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ही जो है राज्यसभा सभापति करते हैं, वो भी अपनी विशेष अधिकार समिति के पास भेजते हैं। वहाँ पर कितने सदस्यों की समिति है, 10 सदस्यों की। बाकी प्रक्रिया एज इट इज चलती है। आइए अब जानते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम पर क्या क्या विवाद हुए और क्या क्या उसकी आलोचनाएं हुई और किन आधारों पर यह आलोचना हुई। सबसे पहला है दलों के निर्देश न मानने पर अयोग्य घोषित। सबसे पहले क्या बात कही गई कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं उनको क्या है कि अगर वो दल के व्हीप को नहीं मानते तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जबकि संविधान के अनुच्छेद 105 में सांसदों को और अनुच्छेद 194 में विधायकों को विचार अभिव्यक्ति का विशेष अधिकार दिया गया है। इसमें 2 शर्तें रखी गई हैं कि सदन की मर्यादा बनाए रखें और न्यायाधीश के आचरण पर टिप्पणी ना करें, ठीक है। इनके अलावा क्या है कि दल बदल जो कानून है वो इनके इस विशेष अधिकार को छीन रहा है, क्योंकि अगर वो इस विशेष अधिकार का प्रयोग करते हैं
तो क्या होगा, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर इसका प्रयोग वो नहीं करते तो वो क्या है, राजनीतिक दल के अनुसार उनको चलना पड़ेगा, उनके निर्देशों को मानना पड़ेगा। ठीक है। अगला जो विवाद है वो क्या है कि लोकतंत्र आवश्यक है या सरकार का स्थायित्व। ये कहते हैं कि लोकतंत्र आवश्यक है। लोकतंत्र में क्या है कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप सभी को पता 1901 में विचारों की अभिव्यक्ति है, जबकि अधिनियम इस पर रोक लगा रहा है क्योंकि हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, हमें राजनीतिक दलों की कठपुतली के रूप में कार्य करना पड़ता है। तीसरा क्या है कि स्पीकर का जो निर्णय है वो सर्वोपरि होगा और स्पीकर से ये उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष और तटस्थ निर्णय दे। क्या है कि स्पीकर को जो पावर है वो अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 और साथ साथ 10वीं अनुसूची में ये दी गई है कि सदन में चलने वाली किसी भी प्रक्रिया की जांच न्यायपालिका नहीं करेगा। मतलब सदन में जो भी कार्रवाई चलती है उसकी जांच पड़ताल में जो है न्यायपालिका अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा और सदन जो है अपनी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार क्या माना जाता है कि जो स्पीकर का निर्णय है वो सर्वोपरि माना जाएगा। लेकिन अगर सवाल ये उठता है, आलोचना इस तथ्य पे होती है कि लोकसभा अध्यक्ष सही निर्णय ना ले तो क्या न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। अब ये क्यों उठा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो भी किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है, उन्हीं में से वो चुना जाता है, तो वो अपनी पार्टी का समर्थन कर सकता है। ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या है कि एक केस हुआ था कि होतो होलोहन 1992, ये नागालैंड के नेता थे, इनका एक मामला था। ठीक है। उसके ऊपर क्या है, कोर्ट ने क्या कहा और किस प्रकार ये बात हुई, आइए जानते हैं इसके बारे में। जब तक किसी सदस्य का मामला स्पीकर के पास लंबित है तो इसमें न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। जब तक ये मामला स्पीकर के पास लंबित है कि वह योग्य है या अयोग्य है, तब तक न्यायपालिका इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन साथ साथ न्यायपालिका ने यह भी कहा कि जो स्पीकर का निर्णय होगा उसका पुनरावलोकन होगा। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि ऐसे तो स्पीकर कितने भी समय तक उसे अपने पास लंबित रख सकता है, तो उसका क्या होगा, उसकी जांच होगी उन निर्णयों की और क्या होगा, पुनरावलोकन होगा। न्यायपालिका ने स्पीकर के दो ही कार्य बताए हैं, प्रक्रियात्मक और अर्ध न्यायिक। प्रक्रियात्मक में क्या आता है कि जो अनुच्छेद 122 है और अनुच्छेद 212 है, इसमें क्या कहा गया था कि सदन में जो कार्रवाई होगी उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे बात जो है अर्ध न्यायिक की है, यानी किसी सदस्य की योग्यता और अयोग्यता सिद्ध होने की है, तो इसमें क्या है कि न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। तो लास्ट में निर्णय क्या निकला इसका कि इसमें न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि दल विरोधी जो अधिनियम है वो लोकतंत्र और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो दल बदल होता है वो किसी और रीजन से नहीं, अपने मतलब के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है। इससे क्या है, भ्रष्टाचार फैलता है और यह जो है लोकतंत्र के विरोध में है। क्यों मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।